हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बिरागी अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आज अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी जो कि समसामयिक घटनाओं पर आधारित एक मासिक पत्रिका करंट जीके की है, इस पर आधारित अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि फर्स्ट ग्रेड के सभी विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है एवं जिस भी भर्ती परीक्षा में अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी का टॉपिक आता है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही उपयोगी टॉपिक हैं। इसके अंतर्गत हम महीने का जो कि ये महीने की है, इसके अंतर्गत अप्रैल माह का करंट अफेयर्स आता है तो उसको देखते हैं सबसे पहले, फिर अप्रैल का देखेंगे, फिर मार्च का देखेंगे। सबसे पहले मई का देखते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, इसके अंतर्गत गगनयान मिशन दूसरे इंटीग्रेटेड ईयर ड्रॉप टेस्ट IADT-2 का सफल परीक्षण किया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान मिशन के लिए दूसरा इंटीग्रेटेड ईयर ड्रॉप टेस्ट AIDT-2 10 अप्रैल 2026 को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये परीक्षण श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया। कहाँ पे किया गया? तो इस श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किया गया है। परीक्षण की मुख्य प्रक्रिया संचालन है इसका वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर द्वारा 5.7 टन वजनी डमी क्रू मॉड्यूल को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया। तकनीक मॉड्यूल की गति नियंत्रित करने हेतु कुल 10 पैराशूट जिसमें 4 श्रेणियों का सटीक क्रम में प्रयोग किया गया। परिणाम है पैराशूट की मदद से मॉड्यूल ने समुद्र में सुरक्षित स्प्लैश डाउन किया। गगनयान मिशन के रोड मैप का महत्व देखें तो पूर्व परीक्षण प्रथम एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण अगस्त 2025 में संपन्न हुआ था। आगामी चरण इसरो वास्तविक मानव मिशन से पहले 3 मानव रहित मिशन G1, G2, G3 भेजेगा। उद्देश्य है इसका यह सफलता पहले मानव रहित मिशन G1 की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए महत्वपूर्ण है। अगला है नासा का आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौटा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का आर्टेमिस 2 मिशन चंद्रमा के चारों ओर की 10 दिवसीय यात्रा के बाद सकुशल पृथ्वी पर वापसी करके सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। आर्टेमिस 2 मिशन 10 दिवसीय मानव युक्त लूनार फ्लाईबाई मिशन था जिसके तहत ओरियन अंतरिक्ष यान पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाया गया ताकि गहन अंतरिक्ष लाइफ सपोर्ट सिस्टम को वेरीफाई किया जा सके। आर्टेमिस 2 महत्वपूर्ण तथ्य एवं बिंदु देखते हैं। लॉन्च 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा स्थित केनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 39B से इसका लॉन्च किया गया। सफल लैंडिंग स्पेस लेस डाउन 10 अप्रैल 2026 को ओरियन अंतरिक्ष यान से सैन डिएगो कैलिफोर्निया के तट के पास प्रशांत महासागर में सुरक्षित स्प्लैश डाउन किया। ओरियन कैप्सूल का नाम अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटीग्रिटी रखा था। मिशन दल की बात करें तो इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी ने जेरेमी हैंसेन शामिल थे। रिकॉर्ड अपनी इस यात्रा के दौरान ही इस स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से 2,52,756 मील यानी कि 6,731 किलोमीटर तक पहुंचा था, जो अंतरिक्ष में इंसानों की तय की गई अब तक की सबसे अधिक दूरी है। मिशन के दौरान वाइसमैन, ग्लोवर, कोच और हैंसेन ने कुल 694.481 मील की दूरी तय की। 6,94,481 मील की दूरी तय की गई। इसके साथ ही इस मिशन ने 1970 में अपोलो 13 के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा बनाई गई पिछली दूरी के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। महत्व है इसका, वर्ष 1972 अमेरिका का अपोलो 17 के बाद ये पहली बार है जब इंसान चंद्रमा में इतने करीब पहुंचे। इस मिशन ने भविष्य के मानव युक्त चंद्रमा लैंडिंग आर्टेमिस 3 के लिए अपना रास्ता साफ कर दिया। अगले हैं रक्षा प्रौद्योगिकी। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC
A-23 यार्ड 328 नौसेना में शामिल। भारतीय नौसेना ने डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना के जहाज DSC A-23 यार्ड 328 को टीटागढ़ कोलकाता में 19 अप्रैल 2026 को बेड़े में शामिल किया। बंदरगाहों और तटीय जल में गोताखोरी डाइविंग अभियान के लिए डिज़ाइन किए गए 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC परियोजना का ये चौथा जहाज है। इसका निर्माण मेसर्स टीटागढ़ नेवल सिस्टम लिमिटेड TNSL द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है। आकार की बात करें तो इसका आकार 30 मीटर लंबे इस जहाज का वजन विस्थापन लगभग 380 टन है। डिज़ाइन इसमें केटामरान पतवार डिजाइन का उपयोग किया गया है जो पानी में बेहतर स्थिरता प्रदान करता है। इसे इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग IRS की नौसेना नियमों और विनियमों के अनुसार डिजाइन कर निर्मित किया गया है। उद्देश्य है इसे मुख्य रूप से बंदरगाह और तटीय जल में जटिल गोताखोरी अभियानों पानी के भीतर निरीक्षण, मरम्मत और बचाव कार्यों के लिए बनाया गया है। स्वदेशी तकनीक की बात करें तो इस जहाज के लगभग 70% उपकरण भारतीय निर्माताओं से प्राप्त किए गए हैं। परीक्षण और विश्लेषण की बात करें तो इस जहाज परियोजना का व्यापक मॉडल परीक्षण और हाइड्रोडायनामिक विश्लेषण विशाखापत्तनम स्थित नौसेना विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला में किया गया। अगला है, पाकिस्तान ने किया एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल तैमूर का परीक्षण। पाकिस्तान ने स्वदेशी रूप से विकसित एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल तैमूर का सफल परीक्षण 21 अप्रैल 2026 को किया। पाकिस्तान के सैन्य मीडिया विंग इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के अनुसार इस मिसाइल ने समुद्र में अपने लक्ष्य को भेद सटीकता से नष्ट किया। मिसाइल का प्रकार है, यह एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है और इसकी मारक क्षमता की रेंज लगभग 600 किलोमीटर है। ये लगभग 400 से 450 किग्रा का वार हैंड ले जाने में सक्षम है। INS अरिदमन नौसेना में शामिल। INS है ना, अरिदमन किस में शामिल किया गया तो इसको नौसेना में शामिल किया गया है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी INS अरिदमन को 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS अरिदमन नौसेना में शामिल इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। भारत की तीसरी स्वदेशी परमाणु स्वचालित बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और इसको 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कब? 3 अप्रैल 2026 को। यह INS अरिहंत और INS हरिघाट के बाद भारत की तीसरी NSBN पनडुब्बी है। तो पहली कौन सी है? हरिहंत है, सेकंड हरिघाट है और तीसरी कौन सी है? तो अरिदमन है। कमीशनिंग इसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापत्तनम में आयोजित एक समारोह में 3 अप्रैल 2026 को नौसेना को सौंपा। परियोजना इसका विकास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वेसल ATV परियोजना के तहत किया गया। श्रेणीय परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हैं जो लंबी अवधि तक समुद्र की गहराई में रहकर रणनीतिक प्रतिरोधी क्षमता प्रदान कर सकती हैं। पूर्ववर्ती पनडुब्बियां भारत की पहली स्वदेशी SBN INS हरियंत वर्ष 2016 में, दूसरी INSS हरिघाट वर्ष 2024 में नौसेना में शामिल हुई थी। INSS तारागिरी इसी दिन विशाखापत्तनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS तारागिरी को भी भारतीय नौसेना में कमीशन किया है। यह प्रोजेक्ट 17A का चौथा युद्धपोत है। अगला है, धनुष तोप का एडवांस संस्करण जबलपुर गन कैरिज फैक्ट्री की बड़ी उपलब्धि। जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री ने भारतीय सेना के लिए धनुष तोप का एक नया और उन्नत संस्करण तैयार कर लिया है। इस माउंटेड गन के प्रोटोटाइप की सफल स्ट्रक्चरल फायरिंग हाल ही में CP इटारसी में संपन्न की गई। तकनीक विशेषताएं और क्षमता है। अब
अपग्रेड संस्करण ये 155 mm 52 कैलिबर वाली शक्तिशाली तोप हैं जो पुराने 45 कैलिबर संस्करण की तुलना में अधिक रेंज प्रदान करती हैं। मारक क्षमता की बात करें तो इसकी रेंज 40 से 42 किलोमीटर तक और ये उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। आधुनिक मानक इसमें नाटो मानकों के अनुसार कहीं नवीनतम और मॉडर्न फीचर्स जोड़े गए हैं। परीक्षण और आगामी प्रक्रिया की बात करें तो सफल ट्रायल इटारसी में परीक्षण के दौरान 20 से अधिक गोले दागे गए जो सभी सटीक निशाने पर लगे। अगला चरण टोगन के प्रोटोटाइप का आगामी महत्वपूर्ण परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया जाएगा। धनुष तोप का जो परीक्षण किया जाएगा वो कहाँ पे किया जाएगा? पोखरण में किया जाएगा। RFP की मांग भारतीय सेना में 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की माउंटेड और टो गन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP मांगी है। इन शॉर्ट फैक्ट हैं, धनुष तोप की प्रणाली फोबर्स पर आधारित होने के कारण इसे देसी फोबर्स भी कहा जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की बात करें तो अमरावती में 2 नए क्वांटम सिस्टम विकसित किए जाएंगे। आंध्र प्रदेश ने 14 अप्रैल 2026 को विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर 2 अत्याधुनिक क्वांटम कंप्यूटर टेस्ट बेड क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी शुरू की। ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और अमरावती क्वांटम वैली परियोजना के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और अमरावती क्वांटम वैली परियोजना के तहत एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। इस पहल के तहत 2 विशिष्ट प्रणालियां स्थापित की गई। पहली तो है अमरावती IS सुपर कंडक्टिंग टेस्ट बेड SRM यूनिवर्सिटी अमरावती में स्थापित किया गया और अमरावती IQ टेस्ट बेड मेदा टावर्स गन्नवरम में शुरू किया गया। अत्यधिक कम तापमान ये सिस्टम -273 डिग्री सेंटीग्रेड परम शून्य के करीब के अत्यधिक ठंडे वातावरण में संचालित होते हैं जो क्वांटम हार्डवेयर के परीक्षण के लिए आवश्यक है। इनका उद्घाटन मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो चंद्रबाबू नायडू। आगे अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी में अप्रैल महीने का अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसार करंट जीके देखते हैं। इसरो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट किया गया। 10 मार्च 2026 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने तमिलनाडु के महेंद्रगिरी, कहाँ पे? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में अपने स्वदेशी CE-20 इंजन का सफल हॉट टेस्ट संपन्न किया है। तकनीकी अपग्रेड एवं क्षमता की बात करें तो थ्रस्ट स्तर इंजन का 22 टन थ्रस्ट पर सफल परीक्षण किया गया जो पिछले 19 टन के मुकाबले में महत्वपूर्ण अपग्रेड है। यानी कि पहले 19 टन था, अभी 22 टन का थ्रस्ट का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसरो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का सफल ग्राउंड टेस्ट कब किया गया? 10 मार्च 2026 को। कहाँ पे किया गया? तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। और किसके द्वारा किया गया? इसरो के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा किया गया है। ये एक स्वदेशी CE-20 इंजन का सफल हॉट टेस्ट है। इस परीक्षण की अवधि की बात करें तो समुद्र तल पर इंजन को 165 सेकंड पर सफलतापूर्वक संचालित किया गया। उन्नत प्रणालियों की बात करें तो इसमें नोडल प्रोटेक्शन सिस्टम NPS और मल्टी एलिमेंट इग्नाइटर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया। इसरो CE-20 की उपयोगिता एवं सामरिक महत्व की बात करें तो LVM-3 रॉकेट इंजन भारत में सबसे भारी रॉकेट है। अगर LVM-3 रॉकेट की बात करें तो ये भारत का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड के ऊपरी चरण अपर स्टेज को शक्ति प्रदान करता है। पेलोड क्षमता की बात करें तो थ्रस्ट बढ़ने से यह रॉकेट अब भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ला जाने में सक्षम होगा।
आत्मनिर्भरता ये पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है जो भारत के भारी प्रक्षेपण अभियानों को मजबूती देता है। रिकॉर्ड उपलब्धि की बात करें तो हॉट टेस्ट रिकॉर्ड, इस विशेष क्रायोजेनिक इंजन ने अब तक रिकॉर्ड अधिकतम 20 बार सफलतापूर्वक हॉट टेस्ट पूरे करने का गौरव हासिल किया है। अगला है भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होगा नया युद्धपोत, नवीनतम स्टील्थ युद्धपोत तारागिरी। इंपॉर्टेंट है। भारतीय नौसेना की समुद्री संप्रभुता और मजबूत करने के लिए क्रम में स्वदेशी अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी F-41 को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में 3 अप्रैल 2026 को शामिल किया गया। तारागिरी को कब शामिल किया गया? 3 अप्रैल 2026 को। और इसे 28 नवंबर 2025 को नौसेना को सौंपा था। नौसेना को कब सौंपा था? तो 28 नवंबर 2025 को सौंपा था। ये नीलगिरी श्रेणी यानी कि 17A का छोटा और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित तीसरा युद्धपोत है। अगर नीलगिरी श्रेणी की बात करें तो प्रोजेक्ट 17A का छोटा है, और मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL की बात करें तो इसका तीसरा युद्धपोत है। कौन? तारागिरी। तारागिरी की विशेषताओं की बात करें तो ये अत्याधुनिक क्षमता, लगभग 6,670 टन वजनी यह जहाज 28 समुद्री मील से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इसका विशेष स्टील्थ डिजाइन दुश्मन की रडार की पकड़ में नहीं आता। स्वदेशी ताकत, इस युद्धपोत में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया, जिसके निर्माण में देश के 200 से अधिक MSME ने सहयोग दिया। घातक आयुध, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को उन्नत पनडुब्बी रोधी सूट से लैस हैं। प्रोपेशल्स, इसमें संयुक्त डीजल या गैस संयंत्र लगा है जो इसे लंबी दूरी के अभियानों के लिए उच्च शक्ति प्रदान करता है। ऐतिहासिक संदर्भ में बात करें तो यह जहाज पुराने INS तारागिरी लिएंडर क्लास फ्रिगेट का एक अत्याधुनिक अवतार है, जिसने वर्ष 1980 से 2013 तक भारतीय नौसेना में अपनी सेवाएं दी। अगला है समुद्र में रसद आपूर्ति की नई क्रांति, स्वदेशी ADC 150 का सफल परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने 21 फरवरी से 1 मार्च 2026 के बीच गोवा के तट पर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल फ्लाइट परीक्षण किया गया है। कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय नौसेना ने DRDO, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना 21 फरवरी से 1 मार्च के बीच गोवा के तट पर स्वदेशी एयर ड्रॉपेबल कंटेनर ADC 150 का सफल परीक्षण किया गया है। सफल परीक्षण श्रृंखला गोवा तट पर आयोजित इस परीक्षण के दौरान ADC 150 के कुल 4 इन फ्लाइट रिलीज टेस्ट सफलतापूर्वक संपन्न किए, जिसने इस तकनीक की सटीकता और विश्वसनीयता को प्रमाणित किया। तकनीक, क्षमता और उद्देश्य। ADC 150 एक ऐसी स्वदेशी तकनीक है जिससे तट से सैकड़ों मील दूर तैनात नौसैनिक जहाजों तक दवाइयाँ, महत्वपूर्ण कलपुर्जे और अन्य आवश्यक सामग्री तेजी से पहुंचाई जा सकेगी। इससे जहाज़ों को छोटी ज़रूरतों के लिए बार बार बंदरगाह तक आने की आवश्यकता नहीं होगी। विकास में शामिल प्रमुख संस्थान है। इस सफलता के पीछे भारत की 4 प्रमुख रक्षा प्रयोगशालाओं का समन्वय रहा। नौसेना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला विशाखापत्तनम परियोजना की मुख्य नोडल प्रयोगशाला इसमें, और एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट आगरा कंटेनर के लिए विशेष पैराशूट सिस्टम विकसित किया गया। सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थीनेस एंड सर्टिफिकेशन बेंगलुरु विमान की सुरक्षा और उड़ान के लिए जरूरी क्लियरेंस प्रदान की। रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला हैदराबाद परीक्षणों के दौरान महत्वपूर्ण उपकरण और तकनीकी सहायता प्रदान की। P-81 विमान की भूमिका परीक्षण के लिए P-8I है, सॉरी यहाँ 81 नहीं है, P-8I विमान का उपयोग किया गया, जो भारतीय नौसेना का सबसे आधुनिक समुद्री गश्ती और पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान है। अब यह विमान रसद आपूर्ति के लिए भी एक प्रभावी प्लेटफॉर्म बन गया है। अगला है
INS अंजदीप भारतीय नौसेना का नया डॉल्फिन हंटर 27 फरवरी 2026 को चेन्नई बंदरगाह पर आयोजित एक औपचारिक समारोह में अत्याधुनिक युद्धपोत INS अंजदीप का जलावतरण किया गया। अपनी अचूक मारक क्षमता और पानी के भीतर खतरों को खोजने की विशेषता के कारण इसे डॉल्फिन हंटर का उपनाम दिया गया। परियोजना एवं तकनीक विनिर्देश परियोजना एवं एंटी सबमरीन वारपेयर सेलो वाटरक्राफ्ट परियोजना का चौथा युद्धपोत है। आकार एवं वजन की बात करें तो इसकी लंबाई 77 मीटर और वजन लगभग 1400 टन है। निर्माण की बात करें तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा चेन्नई की कट्टुपल्ली के सहयोग से किया गया है। प्रतिस्थापन की बात करें तो ये स्वदेशी युद्धपोत नौसेना के पुराने हो चुके अभय श्रेणी के जहाजों की जगह लेगा। INSV कौंडिन्या को मुंबई बंदरगाह में ध्वजारोहण के साथ उतारा गया। भारतीय नौसेना के पारंपरिक रूप से निर्मित सिलाईदार पोत INSV कौंडिन्या को 2 मार्च 2026 को मुंबई बंदरगाह के नेवल डाक यार्ड पर औपचारिक रूप से ध्वजारोहण के साथ उतारा गया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अध्यक्षता में आयोजित समारोह ओमान की इसकी सफल पहली विदेशी यात्रा की ऐतिहासिक वापसी का प्रतीक है। यात्रा के विवरण की बात करें तो कौंडिन्या ने 29 दिसंबर 2025 को पोरबंदर गुजरात से रवाना होकर अब अरब सागर पार करते हुए 14 जनवरी 2026 को पोर्ट सुल्तान कब्बूस मस्कट ओमान पहुंचा था। वहां औपचारिक स्वागत के बाद वापसी यात्रा पूरी कर मुंबई लौटा। ऐतिहासिक डिजाइन इस पोत का निर्माण अजंता की गुफाओं 5वीं शताब्दी के भित्ति चित्रों में दर्शाए गए प्राचीन व्यापारिक जहाज पर आधारित है। प्राचीन तकनीक इसे लगभग 1500 साल पुरानी सिलाई तकनीक से बनाया गया, जिसमें लकड़ी के तख्तों को लोहे के कीलों के बजाय रस्सियों में सिला गया। निर्माण गोवा में फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया और मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये पूरी तरह स्वदेशी रूप से तैयार किया गया। इस परियोजना की शुरुआत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और मेसर्स होडी इनोवेशंस के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौते के माध्यम से हुई थी। इसका अधिवाक्य कौंडिन्य प्लवते यश। कौंडिन्य प्लवते यश। अगला है VSHORADS मिसाइल प्रणाली DRDO द्वारा 3 सफल उड़ान परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने फरवरी 2026 में स्वदेशी रूप से विकसित अत्यंत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली VSHORADS, इसकी पूरे नाम की बात करें ना तो इसका पूरा नाम है, V का मतलब वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, इसका पूरा नाम है, के 3 लगातार सफल परीक्षण किए। ये परीक्षण ओडिशा के तट पर चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज ITR में संपन्न हुए। और ये जो ओडिशा का चांदीपुर में भारत के मिसाइल परीक्षणों का प्रमुख केंद्र है, जो अक्सर यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। परीक्षण का मुख्य उद्देश्य इन परीक्षणों का प्राथमिक लक्ष्य मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता का सत्यापन करना था। सटीकता की बात करें तो अलग अलग गति, दूरी और ऊंचाई पर उड़ने वाले उच्च गति वाले हवाई खतरों को पहचानना और उसे नष्ट करना। क्षमता की बात करें तो विभिन्न युद्धक स्थितियों में प्रणाली को विश्वसनीयता पर स्थिरता की जांच करना। VSHORADS की तकनीकी विशेषताओं की बात करें तो ये एक मानव चालित वायु रक्षा प्रणाली है, जिसे आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। मारक क्षमता की बात करें तो इसकी मारक क्षमता 8 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी जमीन से ऊंचाई 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ रहे खतरों को नष्ट कर सकती है। लक्षित खतरे की बात करें तो प्रणाली विशेष रूप से ड्रोन, हेलीकॉप्टर और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है। स्वदेशी निर्माण एवं विकास की बात करें तो प्रमुख अभिकल्प इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया।
सहयोगी से अन्य DRDO प्रयोगशालाओं और विकास सह उत्पादन भागीदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आत्मनिर्भरता की बात करें तो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी। तो VSHORADS की बात करें तो है ये ना पूरी तरह से क्या है, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो भारत की रक्षा और आत्मनिर्भरता को क्या करेगी, बढ़ावा देगी। आगे बात करें तो मार्च अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देखते हैं। मार्च महीने की, जो मार्च महीने की क्रोनोलॉजी है, इसमें फरवरी का डिटेल है, फरवरी की डिटेल अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित। तो भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र 400 स्टार्टअप्स और 56 सक्रिय उपग्रह, 400 स्टार्टअप्स और 56 सक्रिय उपग्रह। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी केंद्रीय मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने फरवरी 2026 में संसद में जानकारी दी कि निजी क्षेत्र की भागीदारी को स्टार्टअप्स इंडिया योजना ने भारत के अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। प्रमुख बिंदु है इसके, स्टार्टअप्स क्रांति। अंतरिक्ष स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2014 में मात्र 1 थी, वो अब बढ़ाकर 400 हो गई थी। इनमें कुल निवेश की बात करें तो 500 मिलियन के पार पहुंच गई, $500 मिलियन के पास पहुंच गई। सक्रिय उपग्रह की बात करें तो भारत ने अब तक कुल 135 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे हैं, जिसमें से वर्तमान में 56 उपग्रह सक्रिय रूप से अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। निजी क्षेत्र की सफलता की बात करें तो अब तक 6 भारतीय गैर सरकारी संस्थाओं ने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष की कक्षा में 18 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है। प्रमुख अंतरिक्ष स्टार्टअप्स स्काई रूट एरोस्पेस, अग्निकुल, कॉस्मोस, पिक्सल, ध्रुव और बेलास्ट्रिक्स एरोस्पेस जैसे स्टार्टअप्स इस क्षेत्र के प्रमुख स्तंभ हैं। लक्ष्य है इस क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देकर उच्च तकनीकी नवाचार और रोजगार सृजन की दिशा में कार्य करना। उपग्रह की प्रकृति देख, कुल पृथ्वी अवलोकन पर कुल प्रक्षेपित 50 हैं और परिचालन पर 21 हैं। टोटल 21 काम कर रहे हैं और टोटल प्रक्षेपित कितने हैं, तो 50। संचार में 43 हैं और परिचालनगत जो 20 हैं। मार्गदर्शन की बात करें तो कुल प्रक्षेपित 11 है और अभी सक्रिय कितने हैं, 8 हैं। अंतरिक्ष विज्ञान मिशन की बात करें तो प्रक्षेपित 7 हैं और सक्रिय 4 हैं। और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन की बात करें तो 24 हैं और सक्रिय कितने हैं, इसमें 3 हैं। कुल योग की बात करें तो 135 टोटल प्रक्षेपित हैं और जिसमें से 56 अभी सक्रिय हैं, अभी काम कर रहे हैं। गगनयान मिशन DRDO द्वारा ड्रोग पैराशूट का सफल योग्यता परीक्षण किया गया। DRDO ने 18 फरवरी 2026 को चंडीगढ़ में गगनयान मिशन के लिए ड्रोग पैराशूट का सफल योग्यता परीक्षण पूर्ण किया है। गगनयान मिशन यह परीक्षण क्रू मॉड्यूल के सुरक्षित वायुमंडलीय पुनः प्रवेश और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए रेल ट्रैक्ड रॉकेट स्लेज सुविधा पर आयोजित किया गया। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो परीक्षण का स्वरूप एक डायनामिक लोड टेस्ट था, जिससे पैराशूट की मजबूती और सुरक्षा मार्जिन की जांच के लिए उस पर अधिकतम संभावित उड़ान भार से भी अधिक भार डाला गया। ड्रोग पैराशूट का कार्य अंतरिक्ष यात्रियों के क्रू मॉड्यूल को वायुमंडल में पुनः प्रवेश के दौरान स्थिर करना और उसकी गति को सुरक्षित स्तर तक कम करना इसका प्राथमिक कार्य है। सहयोगी संस्थान ये सफलता इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, DRDO की ADRDE और TBREL के संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। तकनीकी उपलब्धि की बात करें तो ये परीक्षण उच्च क्षमता वाले रिबन पैराशूट के डिजाइन और स्वदेशी निर्माण में भारत की बढ़ती विशेषज्ञता को सिद्ध करता है। न्यूज़ फैक्ट, गगनयान के लिए नामित 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन कौन से हैं, तो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया गया है, जिन्होंने रूस में अपना परीक्षण पूरा किया है। कौन कौन से हैं देखते हैं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर और ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। तो प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्ण, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला ये गगनयान के लिए नामित व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री हैं। कौन कौन से, प्रशांत बालकृष्ण नायर, अजित कृष्ण और अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। प्रथम स्वदेशी कैडेट परीक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण। प्रथम स्वदेशी कैडेट परीक्षण जहाज कृष्णा का जलावतरण भारतीय नौसेना ने 16 फरवरी 2026 को चेन्नई के कट्टुपुल्ली शिपयार्ड में अपने पहले स्वदेशी कैडेट परीक्षण का पोत CTS कृष्णा यार्ड 18,003 का
सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, यानी कि 18,003। प्रमुख बिंदु की बात करें तो विकास यह द्वारा निर्मित किए जा रहे LT द्वारा निर्मित किए जा रहे 3 जहाजों की श्रृंखला का पहला पोत है, जिसे 2026 के अंत तक नौसेना को सौंपा जाएगा। उद्घाटन इसका अनावरण श्रीमती अनुपमा चौहान, पत्नी है ये CDS जनरल अनिल चौहान के द्वारा किया गया। अनुपमा चौहान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। उद्देश्य है भारतीय महिला कैडेटों सहित और मित्र देशों के कैडेटों को समुद्र में व्यवहारिक नौसैनिक प्रशिक्षण प्रदान करना। क्षमता ये अत्याधुनिक पोत एक साथ 20 अधिकारियों और 150 नाविकों और 200 कैडेटों को समायोजित कर सकता है। BEL बेंगलुरु नई मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, अभी रक्षा मंत्री कौन है तो राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 16 फरवरी 2026 को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL बेंगलुरु में अत्याधुनिक मिसाइल एकीकरण सुविधा का उद्घाटन किया है। ये केंद्र आकाश जैसी मिसाइल प्रणालियों के जटिल घटकों को असेंबल और एकीकृत करने का एक उच्च सुरक्षित हब होगा। प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो आकाश मिसाइल प्रणाली समारोह में आकाश मिसाइल की तीसरी और चौथी रेजिमेंट के कॉम्बैट सिस्टम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। माउंटेन फायर कंट्रोल रडार दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में दुश्मन की मिसाइलों को ट्रैक करने हेतु विशेष रूप से डिजाइन किए गए रडार का अनावरण है। AI एवं नवाचार पुणे स्थित AI उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया और BEL की औपचारिक AI नीति लॉन्च की गई। कब की गई तो 16 फरवरी 2026 को की गई। किसने? राजनाथ सिंह ने। भावी प्रोजेक्ट इस केंद्र में QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल प्रोजेक्ट कुसा, LRSAM और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर कार्य किया जाएगा। भारत की पहली उन्नत वाटर जेट सुविधा गोवा में उद्घाटन। भारत की पहली उन्नत वाटर जेट सुविधा गोवा में उद्घाटन भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिव मणि ने 13 फरवरी 2026 को गोवा में मरीन जेट पावर MGP इंडिया की नई वाटर जेट उत्पादन एवं परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है। 13 फरवरी 2026 को किसने तो भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक परमेश शिव मणि ने। इसके प्रमुख बिंदु की बात करें तो ये है ना, वैश्विक उपलब्धि पर इस तकनीक के साथ भारत अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बाद दुनिया का तीसरा देश बन गया है। यानी कि भारत है ना अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बाद तीसरा देश बन गया है जिसके पास ऐसी उन्नत क्षमता है, उन्नत वाटर जेट की सुविधा है और ये भारत की पहली है। कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है तो गोवा में किया गया है। तकनीकी ढांचे की बात करें तो सुविधा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के तहत स्वदेशी उत्पादन और परीक्षण को सक्षम बनाएगी। वर्तमान में तटरक्षक बल 100 से अधिक वाटर जेट प्रणालियों का उपयोग कर रहा है, यानी कि 100 से अधिक MGP वाटर जेट प्रणालियों का अभी वर्तमान में तटरक्षक बल उपयोग कर रहा है। अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। अग्नि थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया तो 6 फरवरी 2026 को। 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर, कहाँ पे तो भारत ने ओडिशा के चांदीपुर के मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थर्ड का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण सामरिक बल कमान द्वारा एक नियमित परीक्षण अभ्यास के रूप में किया गया। प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो प्रकार व विकास। सतह से सतह पर मार करने वाली IRBM मिसाइल को DRDO ने स्वदेशी रूप में विकसित किया है। मारक क्षमता की बात करें तो 3000 से 3500 किलोमीटर तक की लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ये अग्नि थर्ड मिसाइल जो बैलिस्टिक मिसाइल है ना, ये 3000 से 3500 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेदने में सक्षम है। पेलोड व ईंधन की बात करें तो ये 1.5 टन के परमाणु या पारंपरिक हथियार ले जा सकती हैं। इसमें 2 चरणों वाला टॉस ईंधन इंजन उपयोग किया गया है। लॉन्च क्षमता की बात करें तो इसे सड़क या रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से कहीं भी तैनात कर लॉन्च किया जा सकता है। इतिहास की बात करें तो सटक मार्गदर्शन प्रणाली से लैस ये मिसाइल वर्ष 2011 से भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। अग्नि थर्ड मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कब किया गया? 6 फरवरी 2026 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर के मध्यम की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि थर्ड का सफल परीक्षण किया है।
SFDR तकनीक लंबी दूरी की मिसाइलों के लिए सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 3 फरवरी 2026 को चांदीपुर ओडिशा से स्वदेशी ठोस ईंधन आधारित डक्टेड रैमजेट SFDR तकनीक का सफल उड़ान परीक्षण किया। इस मील के पत्थर के साथ भारत लंबी दूरी की हवा से हवा मिसाइल विकसित करने वाले चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया। इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो कार्य प्रणाली, ये प्रणाली ईंधन जलाने के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। इससे मिसाइल को भारी ऑक्सीडाइजर ले जाने की जरूरत नहीं होती, जिससे उसका वजन कम और मारक क्षमता अधिक हो जाती है। गति व रेंज की बात करें तो तकनीक मिसाइल को मैक थर्ड ध्वनि से यानी कि 3 गुना तेज की निरंतर गति प्रदान करती है। इसका उपयोग अस्त्र मार्क थर्ड मिसाइल में होगा, जिससे उसकी रेंज 350 किलोमीटर अधिक हो जाएगी। और रणनीतिक लाभ की बात, ये दुश्मन के विमानों के लिए नो एस्केप जोन बस निकलने की शून्य संभावना वाला क्षेत्र का विस्तार कर भारतीय वायुसेना को रणनीतिक बढ़त दिलाएगा। तो ये आज का टॉपिक अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी, जो कि मार्च, अप्रैल और मई महीने का अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी का करंट अफेयर्स है इसमें। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।